जो उसमें दिखाया गया है वो खाली 1% से भी कम मान सकते हैं हम, क्योंकि इससे बहुत, ये तो एक घर की कहानी इन्होंने बताई या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कहानियाँ इन्होंने बताई होगी। ऐसी हज़ारों, मतलब जितने लोग वहाँ से, जितनी फैमिलीज़ थी उतनी ही स्टोरीज़ हर घर की है। या तो आप कन्वर्ट हो जाओ मुस्लिम्स में, या फिर आप लोग भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। फला था और वो सीधे बोल देते कि ये कश्मीरी पंडित है, इन्होंने उसका गेट नहीं खोला बच्चे का, तो इनको तो मारना ही मारना है। फेसबुक पे आ रहा था जैसे वो कश्मीरियों के ऊपर हंस रहे थे उस चीज़ को लेके कि यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि ये सब उनके साथ हो जाए, अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाए, फिर मैं उस टाइम पे देखूंगी कि वो कैसे हंसेंगे हमारे ऊपर। वहाँ पता ही नहीं होता था कि हम लोग सुबह निकले हैं, शाम को हम लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इस चीज़ की गारंटी भी नहीं होती थी हम लोगों के पास में ना, कि हम लोग वापस घर भी आएंगे। अपने देश में रहने के बावजूद हम एक जगह से दूसरी जगह आ गए, तो हमें तो रिफ्यूजीज, माइग्रेंट यही वर्ड दिए गए। और उसके बाद भी, आज तक भी, इतने सालों के बाद भी हमारा कोई वैसा जैसे होना चाहिए था कि कुछ ऐसा प्रॉपर सेटअप, वो तो आज तक भी नहीं है। वो जो भी हमने किया अपने उसकी मेहनत के बल पे ही हम लोग आज तक भी जो भी हम कर पाए अपने उस पे कर पाए। मेरे खुद के डैड हिट लिस्ट में थे। हम लोग रातों रात निकले 2 बजे रात को। वो उस मूवी में नहीं दिखाया कि हम लोगों की जनरेशन में किसी ने गन नहीं उठाया। हम लोगों ने अपनी स्टडी पे ही फोकस किया। हम भी तो बदला ले सकते थे उनसे। मैं अगर बाहर से कुत्ता भी भौंकता है ना, तब भी डर लगता है। वो तो लाउड स्पीकर्स में ओपनली बोल रहे थे कि इनको कश्मीरियों को निकालो। वो जो बोल रहे हैं ना मूवी में, सेम वही वर्डिंग थी। नमस्कार, मैं सिमरन जैन और आप देख रहे थे लोकसभा। कश्मीर फाइल्स सभी ने देखी है, सभी ने देखा है कि क्या बीता है कश्मीरी पंडितों के ऊपर, क्या सहा है, क्या अत्याचार हुए उनके साथ, क्या दुर्व्यवहार हुआ है। लेकिन 32 साल बाद क्यों सच सामने आया? क्यों अब तक कश्मीरी पंडितों का दर्द लोगों को नहीं पता था? क्या बीती थी उनके ऊपर? एक मूवी आई, उसने बताया कि क्या बीता उन पर, क्या अत्याचार हुए, क्या दर्द उन लोगों ने सहा। लेकिन उसको भी कोई रिलीज़ करने के लिए काफ़ी उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई ताकि फिल्म रिलीज़ ना हो पाए, लोगों का दर्द उन सामने ना आए, कश्मीरी पंडितों का दर्द सामने ना आए। सोचिए क्या बीती होगी कश्मीरी पंडितों के ऊपर, जिन्होंने ये सब सहा होगा, जिन्होंने अपनी आँखों से ये इतना दुख वाला, इतना कठिनाइयों वाला मंजर देखा होगा। आज हम इसी को जानने के लिए कश्मीरी और पंडित फैमिली की औरतों के पास आए हैं, उनसे जानने के लिए आए हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, क्या देखा था, ऐसा दर्द जो शायद हम शब्दों में ना बयां कर पाएँ। तो आइए जानते हैं। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोमिला है। कश्मीर फाइल्स देखी आपने? हाँ जी, देखिए। क्या आपको उसमें मतलब ऐसा क्या लगा कि आपको कितना सच लगा? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सच है, कुछ झूठ है, कुछ ऐसा अनसुना है जो अभी भी रह गया है, जो नहीं आया है सामने। जो उसमें दिखाया गया है वो खाली 1% से भी कम मान सकते हैं हम, क्योंकि इससे बहुत, ये तो एक घर की कहानी इन्होंने बताई या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कहानियाँ इन्होंने बताई होगी। ऐसी हज़ारों, मतलब जितने लोग वहाँ से, जितनी फैमिलीज़ थी उतनी ही स्टोरीज़ हर घर की है। अब एक मूवी में वो इतना दिखा नहीं सकते थे, बट ये है कि उन्होंने थोड़ा सा उसको दिखाने की कोशिश की है। बाकी इससे कई गुना ज़्यादा हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। आप मुझे बताएंगे क्या मतलब जब हुआ, ऐसे क्या हालात वहाँ पे खड़े हुए एकदम से कि आप लोगों को जाना पड़ा, आपको ज़बरन वहाँ से भागना पड़ा? क्या हुआ था? मतलब जनवरी 1990 में क्या हुआ था? जनवरी 19 को हम लोग ऐसे शाम के टाइम पे अचानक से ही बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले। इनके मस्जिद में से अनाउंसमेंट होने लगा कि या तो आप हमारे साथ, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ मुस्लिम्स में, या फिर आप लोग भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और ऐसे ही बहुत सारे कश्मीरियों को उन्होंने मारा, बहुत सारी लड़कियों के साथ उन्होंने बहुत बुरा किया। मतलब ऐसा कोई घर बचा ही नहीं होगा जिनके साथ कोई बुरा काम इन्होंने नहीं किया होगा, जिसकी वजह से हम लोग मजबूर हो गए कि हम लोग अपना सब कुछ वहाँ पे छोड़ छाड़ के आ गए। कि हमने ये सोचा ही नहीं कि आगे हमारे साथ क्या होगा, बट ये था कि हमें अपनी इज्जत बचानी थी, अपने आप को बचाना था, इसलिए हम लोग वहाँ से भाग के आ गए। जब आप आई यहाँ पर तो जब आपने सब कुछ देखा, कितनी उम्र थी आपकी? क्या उम्र था? मैं तब मैंने जस्ट 12th पास किया था,
तो उसके बाद हम लोग वहाँ से आए थे। हम लोग हमारी फैमिली में 6 मेंबर्स थे हम। तो आप ये लगा लीजिए कि एक छोटे से सूटकेस में हमने अपने कपड़े डाले थे 6 मेंबर्स के, तो वो लेके हम वहाँ से निकले थे। हमारा वहाँ पे 4 स्टोरी हमारा मंजिल था, कम से कम 12-13 कमरों का तो मिनिमम वहाँ पे होता ही था हर किसी का घर, चाहे गरीब से गरीब भी हो। तो इतना सब कुछ हम छोड़ के वहाँ से यही सोच के आ गए कि नहीं, हमें अपनी आप जान बचानी है, अपनी इज़्ज़त बचानी है, तो हम लोग वहाँ से आ गए थे। लगता था मतलब कैसा रहता था? आप निकल पाती थी घर से, कुछ काम करती थी? जैसे आपने बताया आप स्कूल में जाती थी, 12th पास आउट आपने किया था, तो मतलब बाहर निकल पाती थी? डर लगता था? क्या रहता था? मतलब स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पे हालात ख़राब होते गए तो हम लोग वहाँ पे तो बाहर निकलना, तो क्योंकि कर्फ्यू रहता था, कर्फ्यू के टाइम में तो हम लोगों को बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं था। और मेन यही रीज़न रहा कि हमारे वहाँ से भागने का कि कर्फ्यू लगा हुआ था। तो एक मुस्लिम लड़का, कर्फ्यू में छोटा सा ही लड़का, वो बाहर निकला था और उसको आर्मी वालों ने वहाँ पे शूट कर दिया था। और हमारा घर मेन रोड पे था, तो वो भागता हुआ आ गया और हमारा नॉक करने लगा कि गेट खोलो। तो ऑब्वियसली हम लोग गेट नहीं खोलेंगे क्योंकि उसके पीछे आर्मी वाले गन लेके खड़े थे। तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आपने गेट खोला हम शूट कर देंगे, तो हमने गेट नहीं खोला। और उसी मतलब वही चीज़ इनको बहुत बुरी लगी, जिसकी वजह से वो फिर हमें परेशान करने लगे। एक इंसिडेंट ये था कि शिवरात्रि थी, हम लोग पूजा कर रहे थे, तो मतलब हम लोगों ने वो पूजा भी पूरी नहीं की, क्योंकि हर आधे घंटे में 10 मिनट के बाद वहाँ पे कोई हमें नीचे नॉक करता था। तो जैसे हम देखने गए कि कौन है, बहुत बहुत ज़्यादा डराने लगे और खौफ वाला था। और वो सीधे बोल देते कि ये कश्मीरी पंडित है, इन्होंने उसका गेट नहीं खोला बच्चे का, तो इनको तो मारना ही मारना है। अभी हाल ही में बयान दिया गया है हमारे सीएम, दिल्ली के सीएम ने, अरविंद केजरीवाल ने, कि कश्मीर पंडित, उन्होंने कश्मीर फाइल्स के ऊपर बिल्कुल सवाल उठा दिया, टैक्स फ्री क्यों करना है, सारी चीज़ें। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने देखा था उस पर, फेसबुक पे आ रहा था, जैसे वो कश्मीरियों के ऊपर हंस रहे थे उस चीज़ को लेके कि यूट्यूब पे डाल दो फ्री हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि ये सब उनके साथ हो जाए, अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाए, फिर मैं उस टाइम पे देखूँगी कि वो कैसे हंसेंगे हमारे ऊपर। अगर जो वहाँ पे जिनको मारा गया, अगर अरविंद केजरीवाल के घर का कोई मेंबर ऐसे मर जाएगा तो वो क्या करेगा? उनको अगर ऐसे करेंगे, उनकी बहन के साथ, उनकी माँ के साथ ऐसा कुछ करेंगे, तो तब भी वो हंसेंगे क्या? टैक्स फ्री क्या करोगे तुम? हमने तो ज़ीरो से स्टार्ट करके तब भी अपने आप को इतना स्टैंड किया और हमने तुम्हें खड़ा किया। तुम हो क्या चीज़ जो तुम हमारे ऊपर हंसोगे? तुम्हारे साथ जब ऐसा कुछ होगा जो हमारे साथ बीती है, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी के ऊपर हंसना क्या होता है। आप मुझे मतलब बताइए, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ, ऐसी दुर्घटना, मतलब आप कोई याद आती हो जो आपको रोंगटे खड़ी करती हो, कि जब आप याद करती हो तो आपको बहुत मतलब हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, मगर कुछ ऐसी एक किस्सा जो आपको याद आए और आपकी आंखें नम हो जाती हैं उसको याद करके? हाँ, ऐसा बहुत सारा है, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि एक दिन मॉर्निंग आवर्स में ही मैं और मेरे फादर ऐसे नीचे ही खड़े थे, तो इतनी देर में एक बंदा वहाँ से आया, फेरन वगैरह पहना हुआ, तो उसने मेरे डैडी का ही नाम पूछा, उनका नाम लेके उनसे ही पूछा कि वो कहाँ पे है। तो हो सकता कि कुछ बोल दिया कि वो तो है ही नहीं। तो हमने पूछा आप उनको कैसे जानते हैं? तो बोलने लगे कि मैं उनका कस्टमर हूँ, तो मैं उनसे कुछ अपना सामान वगैरह ख़रीदता हूँ। तो मेरे डैडी ने बोल दिया कि मैं उनका ब्रदर बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो कहीं गए हुए हैं गाँवों में, तो आप बताइए क्या काम था? बोला था नहीं, मुझे उनसे ही काम है क्योंकि मैं उनका एक कस्टमर हूँ। तो हमने जब देखा कि उनके जो उन्होंने फेरन पहना था, तो उसके अंदर वो AK-47 मतलब एक बहुत बड़ी सी गन वो उनके साथ में थी, तो हम लोग उस दिन बहुत ज़्यादा डर गए और वही दिन हमारा लास्ट वहाँ पे था। उसके नेक्स्ट डे ही हम लोग वहाँ से चले गए। हमारे मम्मी डैडी ने पहले हम लोगों को भेजा, हम लोग वहाँ पे, हम सिस्टर्स ही, हमारा कोई ब्रदर नहीं था, तो उन्होंने हमें भेज दिया कि कहा कि नहीं यहाँ रहना आप लोगों के लिए सेफ़ नहीं है। हम लोग आ गए थे वहाँ से और उसके नेक्स्ट डे ही वो लोग भी आ गए, क्योंकि अगर हम वहाँ रहते तो शायद वो आए तो थे उनको मारने के पर्पज़ से ही, लेकिन बस ऊपर वाले की दया से पता नहीं वो उस दिन कैसे बच गए। फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया है कि उनके पास पूरी लिस्ट थी कश्मीरी पंडितों की, जिसमें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो क्या बिल्कुल फैक्ट है। उन्होंने जैसे मूवी में दिखाया है वंधामा में, ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वहाँ से वो लिस्ट निकलवाई थी और वहाँ पे इतने सारे लोगों को एक साथ मारा था।
बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स के मतलब हम लोग बाहर निकलते जाते थे, जैसे कभी किसी काम से एग्ज़ाम देना हो, कुछ भी देना, बाहर निकले तो वहाँ पे अचानक से लोग आ जाते थे, ऐसे लड़के आ गए तो भाई लाओ एसिड लाओ, इन लोग के ऊपर फेंक दो। ऐसे बहुत सारा वो लोग मतलब आपने जैसे बम गोले जो चलते हैं रात को हुए होंगे पूरे, वो आपने देखे हैं अपनी आंखों से? बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं ये, मतलब वहाँ पता ही नहीं होता था कि हम लोग सुबह निकले हैं, शाम को हम लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इस चीज़ की गारंटी भी नहीं होती थी हम लोगों के पास में ना कि हम लोग वापस घर भी आएंगे। जेंट्स सुबह निकलते थे अपने ऑफिसेज़ के लिए, अपने शॉप्स के लिए कहीं पे, और हमेशा यही लगा रहता था डर, पता नहीं है वापस आएंगे नहीं आएंगे, कैसे होगा। तो मतलब हमारा वहाँ पे 4 मंजिल का मकान था। जब हम माइग्रेशन के बाद एक बार ऐसे ही वापस गए तो हमने देखा कि हम देख के तो खुशी हुई कि घर हमारा वैसे ही है, बाहर से लॉक लगा हुआ है। उसके बैक साइड से गए तो देखा तो वहाँ पे तो उन्होंने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया था, बस सामने का वो गेट बचा था, उस पर लॉक लगा हुआ था, अंदर जितना सामान था सब कुछ था, वो सब कुछ वो लोग लेके गए थे। हम लोग को मतलब ज़ीरो जिसको बोलते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट किया। हम लोग जब वहाँ से भाग के आ गए, जम्मू में आ गए, तो वो रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। ये पता ही नहीं था कि कल हम लोग कहाँ से खाएँगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएँगे। लेकिन फिर भी बस ये था कि नहीं, अपनी जान बचानी है, बच्चों को पढ़ाना है। मेन जो हमारे पेरेंट्स का फोकस था कि यही था कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। मतलब जब आप वहाँ से आए तो आपको सरकार की तरफ से कोई नेता सामने आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आई कि हाँ, एक जो कश्मीरी कम्युनिटी, जो कश्मीरी पंडित की कम्युनिटी है, उसकी हेल्प की जाए, उस कोई मतलब मदद मिली आपको उनकी तरफ से? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बस बीच में कभी कभार यही बीजेपी वाले जैसे आ गए, कभी किसी ने कंबल बांट दिए, कभी किसी ने कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं। उसके बाद वो राशन कार्ड्स बनने लगे। राशन कार्ड में आप जैसे हमें देख लिया, अब हमें माइग्रेशन को हो गए 32 ईयर से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज की डेट में भी हमारे पास कोई राशन कार्ड नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग छोटे बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, हम पढ़ते थे। तो उसके बाद जैसे हम लोग, जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम लोग की 3 की फैमिली है, लेकिन हमारे पास कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग उसमें रहते तो फिर हम जॉब नहीं कर पाते। तो इस वजह से फिर अब आज के डेट में अगर हम अभी भी चाहे कि हमारा बन जाए, लेकिन अब इस टाइम पे कोई नहीं बनाने को, कोई ऐसा मतलब कोई सामने आया ही नहीं जिसने हमारी आज तक कोई ऐसी हेल्प की कि नहीं भाई इन लोगों के पास नहीं है तो इन लोग का बनाना चाहिए, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। कोई पार्टी सामने नहीं है। आपने जैसे बोला कि माइग्रेशन के बाद अच्छा लगता है अपने ही देश में एक माइग्रेंट का वर्ड आपको दिया जा रहा है। अपने आप यहीं के हैं, इंडिया के हैं, फिर भी आपको माइग्रेंट बोला जा रहा है। आप खुद अपने आप को एक माइग्रेंट बोल रहे हैं कि माइग्रेशन के बाद हम लोग यहाँ पे आए। क्योंकि हमें यही नाम दिया गया, अपने देश में रहने के बावजूद हम एक जगह से दूसरी जगह आ गए तो हमें तो रिफ्यूजीज, माइग्रेंट यही वर्ड दिए गए। और उसके बाद भी आज तक भी इतने सालों के बाद भी हमारा कोई वैसा जैसे होना चाहिए था कि कुछ ऐसा प्रॉपर सेटअप, वो तो आज तक भी नहीं है। वो जो भी हमने किया अपने उसके मेहनत के बल पे ही हम लोग आज तक भी जो भी हम कर पाए अपने उस पर कर पाए। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि आतंकवादी आते थे, औरतों को ले जाते थे अपने साथ, शादियां कर लेते थे या उनके साथ गलत काम करते थे। क्या रहा था, कैसे आपको एक डर रहता होगा कि कहीं आंटी हैं, जैसे आपने बताया आपकी मदर हैं, आपकी बहनें भी हैं, क्या बीतती थी उस टाइम, कैसा एक मन में रहता था कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, सारी चीज़ें? यही एक रीज़न रहा कि हम लोग सब कुछ छोड़ के वहाँ से आ गए, क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो थे हमारी इज़्ज़त। हमारे पेरेंट्स ने उस टाइम पे किसी चीज़, हमारी प्रॉपर्टी, बाकी चीज़, कुछ किसी चीज़ को नहीं देखा। उनको ये लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी लाइफ है और हमारे बच्चों की इज़्ज़त है, वो हमें बचानी है, और हम लोग यहाँ पे आ गए। और भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? अंजलि कोल। मैम, आपने कश्मीर फाइल्स देखी? हाँ जी, देखिए। कितना आपको लगा कि सच था? कितना क्या, वो सारा सच ही है। आप किसी भी कश्मीरी फैमिली में जाइए, आपको हर किसी फैमिली में कुछ ना कुछ स्टोरी मिलेगी, और वो सेम स्टोरीज़ जो आपको कश्मीर फाइल में मिली है। मेरे खुद के डैड हिट लिस्ट में थे। हम लोग रातों रात निकले 2 बजे रात को। उसके एक नोन बंदे थे, उन्होंने उनको बोला कि भाई आपका छोटा भाई, और मेरे ग्रैंडफादर उस टाइम 70s में थे, उनको भी हिट लिस्ट में रखा था, क्योंकि वो RMP थे। काजीगुंड में उनकी शॉप थी, मेडिकल शॉप बहुत अच्छी चलती थी, उनको भी हिट लिस्ट में रखा था। आप बोलिए 70 के एज का बंदा क्या कर सकता था?
वो कुछ कर सकता था? वो तो अपना शॉप चला रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका भी हिट लिस्ट में नाम था। तो हम लोग रात के 2:30 बजे निकले। जब हम निकले तो हमारे वहाँ मतलब मेरे डैड के पास गाड़ी थी, तो उन्होंने मतलब जितनी भी हम लड़कियां थी, जॉइंट फैमिली रहते थे हम लोग, उसमें सबको गाड़ी में बोला। तो हमारे नेबर थे, उन्होंने बोला कि आप तो अपनी बेटियों को बचा के ले जा रहे हो, मेरा तो बेटा भी नहीं है, मैं क्या करूं इन 3 बेटियों का। तो उन्होंने मेरे डैड को बोला कि इन दोनों को ले जाओ आप अपने साथ, हमारा जो होगा वो होगा। लेकिन फिर मेरे डैड ने कम से कम 30 फैमिलीज़ को अपने साथ लेके गए। हमारे पास मेरे डैड ट्रांसपोर्टर थे, तो वो मतलब हमारे पास ट्रक्स थी, तो उन्होंने उन सारे ट्रक्स को 3 ट्रक्स को लेके आए, तो आधा गांव अपने साथ लेके आए हैं। हम कम से कम 30 फैमिलीज़ इकट्ठे निकले हैं। सिर्फ यही एक रीज़न था कि हमें क्या वहाँ पे मिलता, एक इज़्ज़त बचाने के चक्कर में ही सारे निकल गए। आप खुद सोचिए ना, आपको भी बोला जाएगा रात के 2 बजे आपको निकलना है, तो आप क्या हाँ आप बताइए आप क्या कर सकते हो उस टाइम। लेकिन 32 साल लग गए, एक मूवी आई, उसने बताया सच। अब तक सच छुपा हुआ था, कोई नहीं आया था, अब तक किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे ऑफिस में हम लोग कभी बात करते थे, मतलब जैसे हिंदूज़ के बारे में बात करते थे, ऐसे बात करते थे, मतलब किसी भी कम्युनिटी के बारे में, तो वो लोग वहाँ पे बोलते थे आप तो डरपोक थे, आप कैसे भाग गए। यहाँ के लोग, यहाँ की कम्युनिटी, जब मैं गाज़ियाबाद में काफ़ी सालों से जॉब कर रही हूँ, यहाँ की कम्युनिटी में मैं उनको समझा ही नहीं पाती थी कि हमारे साथ हुआ क्या। वो सीधे हमारे मुंह पे बोलते थे आप तो डरपोक हो, आप अगर आप रुकते उनके साथ लड़ते, लेकिन कैसे लड़ते। मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ 40 स्टूडेंट्स हम थे, आप बताइए उनके साथ क्या कर सकते थे हम लोग। तो वही सेम रहा, लेकिन हमारी सिचुएशन किसी ने समझी नहीं है। आप तो थैंक्स कर सकते हैं हम इनको कि कोई आया सामने। जब आप आई यहाँ पर, आप अकेली आई थी, मतलब अपनी फैमिली के साथ आई थी, सामान लेकर आई थी अपने साथ कुछ, क्या उम्र थी आपकी? आप सोचिए कि आपको 2 बजे रात को, मतलब 5 बजे के करीब, वो जिन्होंने डैड को बोला कि आपका नाम हिट लिस्ट में है, 5 बजे के करीब वो आए। तो अब आप सोचिए 5 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक हम लोग क्या पैक कर सकते थे। मतलब इतना सामान है, आप इस टाइम देखिए घर में, तो हम लोग कितना सामान पैक करके निकल सकते थे। कितने सिर्फ अपने 2-3 कपड़े वो बैग्स में डाल के वही लेके निकल गए, बस हमारे पास कुछ भी नहीं था। कितना मुश्किल रहा था, मतलब क्योंकि आपने जैसे बोला कि आप कुछ सामान नहीं लेकर आए। मुझे तो समझ में ही नहीं आया था हमारे साथ हो क्या रहा है। जब मैंने सुबह आँख खोली तो हम रामबंद में थे, वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे रुको, चाय वगैरह पी लेते हैं। तो उसके बाद हम सीधे जम्मू पहुँचे। जम्मू में वहाँ पे था गीता भवन में लेके, वही ट्रक्स में ही हम सारी पूरी फैमिलीज़, तो ट्रक्स वहाँ पे रुकी कि यहाँ गीता भवन में कुछ कहेंगे। तो उन्होंने शारिका पीठ बोला जाने के लिए, जो जम्मू में एक जगह है सुभाष नगर। फिर हम 2 दिन वहाँ रहे, वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने खाना वाना हमारे लिए, फिर वहाँ से फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि आप लोग कहाँ जा सकते हो, यहाँ पे कैंप्स बने हैं, यहाँ पे जाइए। तो फिर वैसे, और मेरे डैड तो जॉब भी नहीं करते थे गवर्नमेंट जॉब, वो हमारा तो प्राइवेट बिजनेस था। तो अब आप सोचिए कि प्राइवेट बिजनेस जो था वो तो वहीं रह गया था सर। उसके बाद हम लोगों ने कैसे कूप अप किया, कैसे हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है। हम तो टेंट्स में पड़े, आप कह रहे स्कूल, जो टेंट्स यहाँ पे नहीं लगे, हम लोग टेंट्स, और हम लोग हाँ, हमने फिल्म में वो नहीं दिखाया कि बच्चों जो कश्मीरी बच्चे हैं उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। उन्होंने तो सिर्फ इतना, मैंने कहा ना, अगर आप कश्मीरी जितने भी है, आप किसी भी घर में जाओगे, आपको हर किसी घर में हर कोई अपनी स्टोरी सुनाएगा ही, क्योंकि हर किसी की अलग अलग स्टोरी है, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन है। हमारे तो 2-2 साल बर्बाद हो गए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सारे पोस्टपोन हो गए। उसके बाद हमारा जो जिस एनवायरनमेंट से हम आए थे वहाँ तो 25-30 से है ना, 25-30 से ज़्यादा कभी टेम्परेचर गया ही नहीं है, और हम 40 के टेम्परेचर में आए। और उसके बाद आप टेंट में पढ़ रहे हो, उसके बाद टेंट में भी ना फ़ैन है ना कुछ है। और सुबह 8 बजे लगता था कॉलेज, है ना, 8 बजे से लेके 2-2:30 बजे आपको, और उसमें भी हमें दूर दूर टेंट्स, ऐसा नहीं कि पास पास वो टेंट कैंप स्कूल मिले, काफ़ी दूर, उसका किराया आप सोचिए ना। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें उनका किराया भी देना पड़ता था। और वहाँ पे कितना स्ट्रगल किया है हम लोगों ने, वो तो एक भगवान जानता है, और अब आप सारे जान चुके हो। जान चुके हैं बिल्कुल। मगर जब ऐसा कुछ भी ना मुद्दा उठता है तो विपक्ष
आता है सामने, सवाल उठाते हैं कि ये तो बीजेपी का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा। अभी अरविंद केजरीवाल भी आए हैं, उन्होंने भी दिया है अभी एक बयान, उस पर वो क्या? तो हर कोई गवर्नमेंट यही चाहेगा, क्योंकि तब भी तो उन्होंने दबा ही लिया था। तब कौन सा हमारे, अगर वहाँ जगमोहन जी नहीं होते और महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे नहीं होते तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। सच्ची बात ये है, अगर इस टाइम कश्मीरी सर्वाइव कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें रिजर्वेशन दी और हम लोगों ने हार्ड वर्क किया। और हमारे आप हर किसी भी कम्युनिटी मतलब कश्मीरी कम्युनिटी में जाए, वहाँ इंजीनियर मिलेगा ही आपको, मैक्सिमम इंजीनियर तो होगा ही होगा। और हम लोगों ने कैसे वो किया है, हमारे पेरेंट्स ने वो कैसे किया है, वो हमें ही पता है। वो जो दिखाते हैं ना कि बिस्किट से, वो लिटरली हुआ है, सेम हुआ है पहले से। फिर जाके हाँ ये है कि हम थैंकफुल है, हम हमारे यहाँ कश्मीरियों में क्या है, हम सारे पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़ाई हमारे काम आई। और आज की डेट में भी हम अपने बच्चों को यही बोलते हैं, भाई पढ़ो, वही काम आएगा और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह ये सब दरी की दरी रह जाती है, क्योंकि हम लोगों के साथ हुआ वही। अभी भी ऐसा कुछ अनसुना है जो मूवी में नहीं दिखाया गया और आपने देखा हो, आप जो बताना चाहती हूँ, जो जानती हो कि जो देख रहे हैं जनता, जो वीडियो देख रही है? मतलब वो तो हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया वहाँ से, उसके बाद जो हम बच्चों ने स्ट्रगल किया, हम लोगों ने कैसे पढ़ा है, वो उस मूवी में नहीं दिखाया कि हम लोगों की जनरेशन में किसी ने गन नहीं उठाया। हम लोगों ने अपनी स्टडी पे ही फोकस किया। हम भी तो बदला ले सकते थे उनसे। ये लोग कहते हैं कि ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, तो ठीक है यार, अगर हम प्रोपेगेंडा करते हैं तो आप लोग मुझे बताइए ना, आप लोग क्यों नहीं छोड़ के आए कश्मीर? आप लोग कश्मीर क्यों नहीं छोड़ के? अगर आपके लोग मर गए हैं तो आप लोग छोड़ के क्यों नहीं जा रहे? हमें ही क्यों भगाया गया? वहाँ तो सिख कम्युनिटी भी रहती है, उनको भी मारा गया था, लेकिन भगाया किसी को नहीं उन लोगों ने। ऐसा भी कहा गया है कि काफ़ी ऐसा बोला जा रहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं मरे थे, कश्मीरी मुस्लिम्स भी गए थे। तो वो मुस्लिम्स को उन्हें भी मरे थे, हमें सपोर्ट करते थे, जो ये इनको कहते थे कि भाई इनके साथ मत करो, है वही मरे और कोई नहीं मरा। यासिन मलिक क्यों नहीं मरा? अभी एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है कि वो तो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने मारा है, फिर भी उनके खिलाफ अभी भी एक ऐसा सख्त जो एक्शन जो हमारा प्रशासन है या गवर्नमेंट है वो नहीं ले रही अभी भी। उस टाइम भी वहाँ की पुलिस उनके साथ मिल गई। आपको नहीं पता? आप लाल चौक में सारे जो वहाँ के जेएंड के पुलिस है, वो सारा अपने गन्स डाउन करके वहाँ पे लाल चौक में उन्होंने भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है। वो उन सबको फिर सस्पेंड किया गया था उस टाइम। वो चीज़ें नहीं दिखाई ने। हाँ, वो सीधे बोलते थे, मैं समझ। हाँ, वो बोलते थे सीधे कि चलो वो पार जाते हैं, मीन्स कि कश्मीरी में बोलते थे अपोर मीन्स कि कश्मीर चलो, सीधे ओपनली बोलते थे, हमारे सामने बोलते थे। वहाँ पे जो इतना सारा ये फैला है, एक्चुअली वहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, वहाँ के मुस्लिम्स ने, कि वहाँ पे जब किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आर्मी वाले आते थे तो वहाँ की मुस्लिम लेडीज़ उनको अपने वहाँ पे लेटा के बोलती ये मेरा बेटा है, ये मेरा दामाद है। मतलब जहाँ उनके बच्चे लेटे होते थे उनको वहाँ पे उस टेररिस्ट को उठा के वहाँ पे सुलाते थे, बोलते ये, उनसे पूछते थे ये कौन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दामाद है, ये मेरी बेटी है। तो आप मुझे बताइए ना, फिर वो हम लोग को कैसे छोड़ते? वहाँ पे जो टेररिज्म इतना फैला है वो इसी वजह से फैला है क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनको स्टार्टिंग में सपोर्ट किया। जो वहाँ पे एजुकेटेड लोग थे, जिनको समझ था कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, उन्होंने तो अपने बच्चों को पहले ही भेज दिया। उनके आप देख लें, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। वहाँ पे कौन है? वही इलिटरेट लोग हैं जिनको वहाँ पे वो 500 रुपये दे के बोलते हैं कि ये ट्रक आई है, इसमें से पत्थर उठा के आर्मी वालों के ऊपर फेंक दो। वही लोग बचे हैं वहाँ पे। इतना फैलता कभी भी नहीं वहाँ पे इतना सारा टेररिज्म, अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते। आज की डेट में ये हमें दिखा रहे हैं कि भाई हमें कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है, भाई है हमारे। तब कहाँ थे आप लोग? आपने खुद देखा होगा मूवी में वो बंदा कैसे उनको दिखा था कि वो ऊपर है, चावल के ड्रम में छिपा हुआ। लेकिन जैसा फिल्म में दिखाया भी गया कि पहले तो वो दोस्त थे सारे, बहुत अच्छा फैमिली रिलेशंस था, फिर बाद में एकदम से दोस्त के पड़ोसी, वहाँ पड़ोसी थे जिन्होंने हमें भी बोला, वो हमारे नेबर्स ही थे कि डैड को बोला कि आप निकल जाओ। बट हाँ, उन्होंने ये बोला डैड को कि आप निकल जाओ, रीज़न क्या था? और उनके भी बाद में हमें पता चला वो
मतलब उन्होंने प्यार से मोटिवेट किया, भाई तुम्हें हिट लिस्ट में और निकलो। उनको भी पैसे मिलते थे, उस चीज़ के भी पैसे मिलते थे। जो प्यार से समझ जाएगा और वो जो नहीं समझेगा उसको गोली मार दो, या तो उनके बच्चे उठा ले। हाँ वही सेम है। ये आज की बात नहीं, इनको तब गन्स मिले थे। इससे पहले 86 में हुआ था ना। 86 में क्या हुआ था आपको पता है? 86 में हमारे ही जहाँ जिस गांव में मैं रहती हूँ, हम बेसिकली मैं गांव से हूँ, तो वो हाईवे पे पड़ता है। तो वहाँ पे वो लोग आए, तब उनके पास लाठी डंडे थे। तो तब तो हम भागे नहीं, तब तो हम डट के रहे, क्योंकि लाठी डंडे से हम लोगों ने उनका सामना कर दिया। तब भी तो हम पे ही अटैक हुआ था। क्यों हुआ था ये पूछिए ना। चलो ये लोग कहते हैं कि जगमोहन ने इनको भगाया, तब किसने हमें हमारे साथ तब क्यों किया इन लोगों ने? लेकिन हाँ, तब लाठी डंडे थे, तो ऐसे उन्होंने मतलब ना हार्म नहीं किया, किसी को मारा नहीं था। तो तब हम लोग रुक गए, नहीं निकले हम लोग। उसके बाद चले गए पाकिस्तान से, ट्रेंड होके आ गए, गन्स लेके आ गए। तो उसके बाद कभी दोबारा ऐसा हुआ कि जाना है वहाँ, क्योंकि अपना घर रहता है? हमेशा ही होता है। आपको पता है ये फ्लैट है, ये जितने में बना है ना, इतने हर किसी कश्मीरी का घर है वहाँ पे। आप जाके देखिए, अभी भी है, हमारा अपना घर अभी भी है वहाँ। 3 फ्लोर्स है। हाँ ओबियसली वो तो है ही, मन तो है, हमारी बचपन की याद है। एक बार मैं गई थी, बार दूर से ही देखा था। इतने सालों में मैंने एक ही बार गई थी, कुछ मतलब पर्सनल काम था हम लोगों का, तो हम लोग सड़क से देखे थे। हमारा हाईवे पे ही हमारा, तो वहाँ से दिखता है हमारा घर। तो एक बार मतलब जैसे जब आप वो हुआ था, रात में डर लगता था क्योंकि सारी चीज़ें होती थी, कोई गेट आके एकदम ऐसे कर दे? गेट तो छोड़िए, आप घर में बैठे हो आराम से, रात में अगर बाहर से कुत्ता भी भौंकता है ना, तब भी डर लगता है। वो तो लाउड स्पीकर्स में ओपनली बोल रहे थे कि इनको कश्मीरियों को निकालो। वो जो बोल रहे हैं ना मूवी में, सेम वही वर्डिंग थी, सेम, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं था। सेम टू सेम एग्जैक्ट, उसमें कुछ है ही नहीं कि ऐसा कि उन्होंने खुद से, ऐसा लगता है कि जैसे रियलिटी में मतलब और वहाँ पे दिखाया हो, सेम यही है। हाँ वो सच में सेम में वैसा ही लग रहा है। उसमें कुछ ये तो उन्होंने सिर्फ दिखाया, आरी से चीरते हैं उसको, उसके एक्चुअली टुकड़े किए थे उन्होंने, बाजू अलग, ये अलग और जिंदा। ऐसा नहीं कि वो उसको पहले मार दिया था, पहले उसके काट दिए गए थे पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसके बाद मार दिया गया था उसको। पीएम मोदी भी आए, उन्होंने भी अपील की लोगों से देखने के लिए कि वो जाने, लेकिन सवाल बस वही उठता है कि 32 साल बाद क्यों इतनी देर लग गई आपको? मतलब जाता था, जब भी बात करते थे कश्मीरी पंडित का डेलीगेशन जाता था, कोई अंदर तक नहीं घुसने देता था। और पीएम मोदी, ये क्या नाम है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ये क्या, वो यासीन मलिक से मिलने जाते हैं। हाँ, मनमोहन सिंह जी, वो तो यासीन मलिक से, लेकिन कश्मीर भी काफ़ी वायरल हो रही है कि दोनों आप साथ तो में सच हाथ मिला। कहते हैं ना कि सच लेट आता है, कड़वा भी होता है, और लेकिन जब आता है तो ब्लास्ट करके चला जाता है कि नहीं। वही ब्लास्ट इस मूवी की वजह से हुआ। बट ये है कि ऐसा भी सामने आया था कि मतलब काफ़ी सारे कश्मीरी पंडितों ने शायद अपना धर्म भी बदल लिया हो बचने के लिए, ऐसा हुआ है? पहले, अभी तो इस टाइम हम सारे ही निकल आए, धर्म क्यों बदलेंगे? हम इसी वजह से तो निकल आए। अगर ऐसा करना होता तो फिर तो हम वहीं रहते, फिर तो हम वहीं पे होते। ऐसा तो कुछ नहीं है कि चेंज वगैरह किया है। हम कश्मीरी पंडित से ऐसे थोड़ी, हम बाकी इसी वजह से रीज़न से आए हैं। मतलब जैसे मैम ने भी बताया कि कुछ नहीं मिलता है, अभी भी राशन कार्ड नहीं बन पाता है, अभी भी सारी चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़ जो आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं अभी भी। तो फिर अपने ही, आप देश के ही आप वासी हो, फिर भी आपको एक माइग्रेशन का दर्जा दिया जा रहा है, रिफ्यूज। मैं कह रही हूँ ना, मैं जिस ऑफिस में जॉब करती थी, हमारे वहाँ के मतलब यहाँ गाज़ियाबाद में ही मैं जॉब करती थी, वहाँ मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो मुझे सीधे मुँह पे बोलते थे, कहते थे कि भाई आप क्यों भाग के आए, आप लोगों ने क्यों, आप डरपोक हो। मतलब वो भी हमें डरपोक ही बोलते थे, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। अब आप लोगों ने मूवी में देखा है, रियलिटी यही है। अब वही क्लीग्स मुझे फ़ोन करके कहते, मैडम, अंजलि मैडम, ये सच है क्या? परसों फ़ोन आया था, मुझे कह रहे थे कि ये सच है क्या? मैंने कहा यही तो मैं बोल रही थी, आप लोग समझ ही नहीं पाते थे। फ़र्क तो है ही। आप कुछ कहना चाहेंगी जनता से कि मतलब क्या बीती है, मतलब आप कुछ उनको बोलना चाहती हो कुछ जो अभी भी, क्योंकि लोगों ने सिर्फ 3 घंटे की मूवी देखी है, उसमें आपने जैसे बताया कि कुछ उसमें इतना नहीं दिखाया गया। वो इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो सकता, ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। ये दिल्ली में अभी रिसेंटली हुआ,
लेकिन तब ये सब आज की डेट में सब ये कहते हैं कि मतलब पता नहीं, मतलब ये वो क्या कहते हैं ना कि मतलब ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम भी काफ़ी सालों से हमारे नेबर, आपने खुद देखा वहाँ पे हमारे नेबर्स थे, लेकिन ये अपने मज़हब के लिए कुछ भी कर सकते। उस टाइम ये कुछ नहीं देखते, ना भाई बहन, अपनों को नहीं देखते तो हमें क्या देखेंगे। तो जितना आप मतलब अवेयर हो सकते हो अपने मतलब हम हिंदू लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, अदरवाइज़ तो सेम कश्मीर वाली हालत हर जगह होनी है। आपकी पूरी फैमिली आ गई थी, मतलब जब आप कश्मीर से आए थे तो आपकी पूरी फैमिली आ गई थी या कोई रह गया था, कोई आपने किसी को अपने को खोया वहाँ पर उस दौरान? टचवुड नहीं खोया, लेकिन हाँ हमारे वहाँ नेबर थे, उनकी मिलिटेंट्स ने हत्या कर दी वहाँ पे, हमारे नेबर ही नेक्स्ट थे। तो हाँ उनका और भी 2-3 बंदे, अभी रिसेंटली भी एक हमारे गांव से ही था, वो पुलिस में थे, तो उनको भी उन्होंने गन शॉट पे मार डाला उनको। मैम अभी अब जब ये मूवी रिलीज़ हो रही थी तो काफ़ी सारा ऐसा है कि मूवी को नहीं रिलीज़ हुआ दिया जा रहा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। अभी भी जैसे कोटा में धारा लगा दी गई कि 4 लोग एक साथ नहीं मूवी देख सकते, मतलब, और ये भी कहा गया कि कपिल शर्मा, वो आपने सुना होगा पूरी कंट्रोवर्सी कि उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं बुलाया गया, बट उन्होंने फिर बाद में सफाई भी दी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि बॉलीवुड जो है हमारा, वो ये सब मूवीज़ को नहीं प्रमोट करता है, उनके लिए ये कश्मीरी पंडित का दर्द उतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, उतने मायने ही नहीं रखता है। तो आपको कैसा लगता है जब आप ऐसा कुछ देखती हैं, सुनती हैं, कैसा फील करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो कपिल शर्मा का ये था कि उनको ये लगता था कि अगर मैं इस मूवी को प्रमोशन के लिए उन लोगों को अपने उस पर नहीं बुलाऊंगा सेट पे, तो ये मूवी आगे प्रमोट होगी ही नहीं। लेकिन इस मूवी के अंदर इतना फैक्ट है, ये इतनी सच्चाई है इस मूवी में कि इसमें कपिल शर्मा की हमें ज़रूरत ही नहीं है। कपिल शर्मा जैसे तो हज़ारों लोग आएंगे, अभी आप देख लीजिए ना कि हमें तो मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि किसी के प्रमोशन की, जब खुद पीएम इस मूवी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा ये फैक्ट है, क्योंकि एक बंदे की कहानी नहीं है, ये इतने सारे कश्मीरियों की कहानी है। तो हमें क्या करना है, कपिल शर्मा इस मूवी को प्रमोट करे ना करे, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। लेकिन इसमें 1% भी कोई कहीं पे झूठ नहीं है, बल्कि ये तो उसमें 1% ही दिखाया गया, जैसे मैंने पहले भी बोला, खाली 1% दिखाया गया, क्योंकि एक छोटी सी मूवी है, वो कितना दिखा सकते हैं। नारे लगते होंगे रात भर, मतलब जैसे आपने बताया कि आवाज़ें आती थी, मैम ने भी बताया कि आवाज़ें आती थी, कैसा माहौल था, क्या रहता था, मतलब नींद भी नहीं आ पाती होगी, पूरी पूरी रात आप शायद डर के मारे एक रहता होगा। की तो बात ही नहीं है कि आप मतलब मैं तो ये बोल रही कि जैसे ही अंधेरा होने लगता था कि मतलब मन में एक डर सा लगा रहता था कि पता नहीं अब क्या होगा, हर आधे घंटे में या 5 मिनट में पता नहीं क्या होगा, कहीं हमारे ऊपर तो नहीं अटैक होगा, कहीं हमें तो मारने नहीं आएंगे। रात की तो बात, मतलब सोता ही नहीं था वहाँ पे कोई, डर के मारे, तो इतना बुरा हाल था वहाँ पे। फिल्म में अनुपम खेर जी बैठे हुए हैं, वो उनको ठंड लग रही है दिल्ली में भी रहकर, वो कश्मीर की ठंड याद कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा हुआ कि मतलब जब आप दिल्ली आई यहाँ पर तो कश्मीर की वो ठंड वो याद आए और ऐसा लगे कि नहीं मुझे ठंड लग रही है? कभी ऐसा हुआ कि वो एक जो रहता है, क्योंकि कश्मीर आप पंडित हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। मतलब हमेशा यही तो वही याद आता है कि कैसे हम वहाँ पे जब ठंड होती थी तो हम लोग कैसे उस टाइम पे करते थे, क्या चीज़ें करते थे, मतलब जो अच्छी यादें हैं वो हम याद करते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये आता है सामने कि उस टाइम पे हमारे साथ कितना बुरा हुआ था, तो उस हिसाब में तो हम यही फिर सोचते हैं कि ठीक है वो तो था, कश्मीर जन्नत है, लेकिन उस जन्नत का क्या फ़ायदा जहाँ आप सेफ़ ही नहीं हो। उससे अच्छा तो यहाँ पे जितना भी हमने देखा, गर्मी है, धूप है, जो भी है, एटलीस्ट हम अगर सुबह निकलते हैं तो ये तो गारंटी है कि हम लोग शाम को वापस घर आएंगे। वहाँ तो इस चीज़ की गारंटी नहीं थी कि हम लोग सुबह निकले हैं, पता नहीं रात को वापस आएंगे नहीं आएंगे। यासीन मलिक, मैंने जैसे मैम से भी पूछा कि उनकी वीडियो वायरल हो रही है, वो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने किया है, मैंने मारा है, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी के साथ भी उनकी वीडियो पिक्चर शेयर सब हो रही है। फिर भी प्रशासन की तरफ से एक कदम उठाना चाहिए, या यूँ कहीं सरकार की तरफ से एक कदम उठाना चाहिए, वो नहीं उठाया जा रहा। तो आपको कैसा लगता है कि जिनकी वजह से आप यहाँ आई, आपको भाग कर आना पड़ा, जबरन भाग कर आना पड़ा, कैसा लगता है ये सब देख कर? तो
हमें तो यही लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है, क्योंकि आप मुझे बताइए ना, यहाँ के अगर एक बंदा किसी को मारता है तो उसको फांसी लगती है। जो बंदा खुद ये बोल रहा है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने किस किस को मारा है, बिट्टा कराटे अभी भी घूम रहा है, यासीन मलिक उसके साथ मनमोहन सिंह मिलने जाते हैं, तो आप खुद ही आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि सारा किया धरा तो इन लोगों का ही है। ये जो वहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेहरू, ये थे जवाहरलाल नेहरू, ये राजीव गांधी, ये सब तो मिले हुए थे, तभी तो हमारी आवाज़ किसी ने सुनी ही नहीं। अगर हम कुछ कहना चाहेंगी जनता से, सवाल सरकार से, अगर सरकार भी कोई देख रहा है उनसे, हमारे चैनल के थ्रू आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोल रही हूँ कि हम लोगों के साथ जो भी हुआ वो टाइम वापस तो नहीं आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों का अब तो कुछ प्रॉपर सेटलमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग हैं, मेरे हम लोग 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, हम लोगों के पास आज की डेट में भी कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम लोग जो अपनी मेहनत करते हैं, हम लोग दोनों ही प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग जो भी अपनी मेहनत करते हैं वही खाते, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर हम आज की डेट में जाते हैं कि भाई मेरा राशन कार्ड, मैं भी माइग्रेंट हूँ, मेरे पास माइग्रेंट कार्ड है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो तो वहाँ पे उल्टे 10 चीज़ें हमें पूछते हैं, आज तक क्यों नहीं बनवाया? भाई आज तक हम पहले अपनी पढ़ाई लिखाई करें, हम लोग अपने जॉब को देखें, या पहले वो करें। अगर हम आज के डेट में बोल रहे हैं तो उसमें तो सपोर्ट करना चाहिए ना। ये लोग डोमिसाइल बनवा रहे हैं, ये तो फ्री था ना, अब उसमें भी इन्होंने ये सब कर दिया कि आप डोमिसाइल आपका तभी बनेगा, आप इतने पैसे दे दो, उसके बेसिस पे आपका डोमिसाइल बनेगा। बनाने के लिए सब लोग बेचारे मजबूर है कि चलो डोमिसाइल बनवाना है, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने अपने बिजनेस बना लिया, उसमें भी सब लोग पैसे कमा रहे हैं, कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। कोई ऐसा मिलना चाहिए ना कि आप प्रॉपर देखो कि जो जेन्युइन है उनको तो मिलना चाहिए ना, उनका हक मिलना चाहिए। सरकार अभी इतने 32 सालों में कभी कोई सरकार या कोई भी पार्टी का नेता आपके सामने नहीं आया, आपके लिए मदद के लिए आया सामने? कोई भी नहीं। आपने खुद देखा होगा ना मूवी में, जो वहाँ पे उनसे वो टेंट में जब वो आते हैं उनसे मिलने के लिए, बाकी किसी की आवाज़ तो सुन नहीं रहे हैं। तो एक वो मतलब अनुपम खेर जो बोल रहे हैं कि मुझे बोरोलिन लगाने की आदत है, वो तो उसको सुनाई दे रहा है कि इनको बोरोलिन दो, बाकी जो वो चीज़ मांग रहे हैं उसका नहीं सुन रहे हो, वो तो उन्होंने अनसुना कर दिया। सेम यही है, ये लोग नहीं सुन रहे हैं हमारी बात। तो ये तो कुछ ही मतलब जैसे कहते हैं कि फिल्म में भी सिर्फ एक ही फैमिली या 2 फैमिली का दर्द दिखाया गया था, दुख दिखाया गया कि क्या बीती थी, क्या अत्याचार हुए थे, इन्होंने भी ऐसे ही बताया। आप कितनी कहानियाँ सुनेंगे, कितने कश्मीरी पंडित थे, सबका कुछ ना कुछ अपनी कहानी है, अपना एक दर्द है जो शायद कहते हैं ना कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो बस यही है अपील हमारे चैनल के थ्रू कि जैसे उन्होंने बोला कि आज भी उनको वो फैसिलिटीज़ सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है, वो मिले, जल्द से जल्द एक एक्शन लिया जाए और इनकी जैसा उन्होंने बोला कि इनको जो एक सम्मान, एक जो एक मिलना चाहिए, एक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो मिले।